दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो आज कुछ बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं जो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है आज का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में हम आपसे बात करेंगे आईएमओ। इसकी भूमिका क्या है? इसकी स्थापना कब हुई? ये किसके अंडर में आती है ना? वो सारी चीज़ें और ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है अभी? हाल ही के घटनाक्रम से इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा बल मिला है तो उसके ऊपर थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा प्रकाश डालते हैं। आईएमओ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ये किसके द्वारा आता है? ये यूएन की एक एजेंसी है ना? संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, जिसके अंडर में ये आता है। सबसे पहले 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और 1948 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो वो आईएमओ नहीं थी, वो आईएमओ से पहले क्या थी? आईएमओ से पहले वो आईएमसीओ करके एक बॉडी बनी थी, जिसको बाद में 1982 में इसका नाम बदलकर आईएमओ कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका मुख्य कार्य क्या है, वो सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे, है ना? तो सबसे पहले इसमें ये चर्चा में क्यों आया? हाल के दिनों में, हाल के घटनाक्रमों में आपने एक जगह का बार-बार मेंशन सुना होगा, जो मैं रोज़ कर रहा हूँ अपने वीडियो में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे नाविक फँस गए। 11,000 से ज़्यादा नाविक अभी फँसे हुए हैं। जिनका इवैक्यूएशन प्लान एक तैयार हुआ, वो इस एजेंसी को दिया गया कि भाई जो वहाँ 11,000 नाविक दुनिया भर से फँसे हुए हैं, उनको निकालने की ज़िम्मेवारी आपको लेनी है। अभी जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता हुआ, तो उसमें एक पीस प्लान जो है, उसमें पीस डील जो हुई, तो उसमें ये सारी चीज़ें रखी गई कि भाई जो उनके 11,000 से ज़्यादा नाविक हैं, वो काफ़ी महीनों, हफ्तों से वहाँ पर हैं, उनको निकाल कर उनके घर वापसी, सुरक्षित वापसी भेजना है। तो इस संगठन का जो मुख्य कार्य है, इसकी यहाँ से भूमिका बढ़ जाती है ना? तो हाल ही में पश्चिम एशिया में लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के बाद एक युद्ध विराम हुआ, जिसके बाद वहाँ पर फँसे हुए नाविकों की आपने एक घटना सुनी होगी। इसमें एक बार अभी यूएसए के किसी उनके जो जहाज़ थे, उनकी तरफ से भारत के जो सेलर्स थे, उनके ऊपर निहत्थे सेलर्स पे बमबारी की गई थी, मिसाइलें दाग दी गई थी, जिसमें हमारे काफ़ी सेलर्स मरे थे और हमने ये मुद्दा यूएसए के सामने उठाया था, है ना? वो दुर्भाग्य था, अनफॉर्चुनेट था कि हमारे जो सेलर्स थे वो निहत्थे थे और उनको मारा गया। क्योंकि वो कह रहे थे कि हमने यहाँ पर एक ना चोक पॉइंट लगा रखा है, इसके बाहर कोई नहीं निकलेगा। तो अमेरिका की अपनी डोमिनेंस थी, अपनी दिक्कतें थीं, ईरान अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा था। उसके बीच में जो बॉडी हैं, जो काम करती हैं ग्राउंड पे, उनके बारे में अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आईएमओ क्या है? आईएमओ एक एजेंसी के तहत काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, यूएन की एक एजेंसी है, जिसका मुख्य कार्य क्या है? ईरान, ओमान के अन्य तटीय क्षेत्रों, देशों और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और वैश्विक समुद्री उपयोग के बीच व्यापक समन्वय का परिणाम है। क्यों है? क्योंकि इसमें जैसे उनके तरफ से पीस डील का अनाउंस किया गया, तो अगली जो कदम है वो क्या होता है कि वहाँ पर जो लोग फँसे हुए हैं, उनको भाई उनके घर तक सुरक्षित पहुँचाया जाए। जहाज़ों की टक्कर और अव्यवस्था के जोखिम को रोकना, इस पूरे जो प्लान है इसमें, इसमें क्या है कि जहाज़ों की टक्कर, अब मान लो एकदम से कोई जाम खुलता है सड़क पर, तो ऐसा ना हो कि साहब वहाँ पर चारों तरफ से फिर गाड़ियाँ एक तरफ से इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कि व्यवस्थित रूप से लोग यहाँ से निकलते जाएँ, उधर से इस तरफ निकलते जाएँ, तो उसके लिए ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये देखिए आप कितना सकरा जो है वो क्षेत्र है। तो यहाँ से सुव्यवस्थित तरीके से चीज़ें किस तरीके से सुचारू रूप से चलें, उसके बारे में इनको ज़िम्मेदारी दी गई है। जहाज़ों की टक्कर और अव्यवस्था के जोखिम को कम करने के लिए निकासी क्रमबद्ध और नियंत्रित तरीके से चरणों में की जाएगी। फर्स्ट फेज में हम इतने जहाज़ निकालेंगे इस तरफ से, उस तरफ से फिर यहाँ इस तरफ के लिए इतने जहाज़ निकालेंगे, वो सारा एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। वर्ष 1968 से चले आ रहे पारंपरिक यातायात पृथक योजना, जो कि टीएसएस बोलते हैं जिसको, मार्ग को वर्तमान में असुरक्षित घोषित कर दिया गया है कि वो जो मार्ग जो परंपरागत तरीके से चला आ रहा था, जो ट्रेडिशनल रूट था इस पूरे पूरे के पूरे क्षेत्र में, उसको असुरक्षित घोषित किया गया। अब असुरक्षित घोषित क्यों किया गया? ये बताया गया था जब पहले इनकी पीस मेकिंग होने के लिए जो वार्ताएं चल रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में, तो ईरान ने कहा कि साहब हमने उसमें ना लैंड माइन डाल रखे हैं,
स्टेट ऑफ हार्मूज में जो प्रमुख रूट था उसका, उसमें हमने क्या डाल रखे हैं, लैंड माइन डाल रखे हैं, और हमें खुद भी नहीं पता है कि साहब वो लैंड माइन कहाँ कहाँ है। अब सोचिए आप कितनी गंभीर स्थिति है कि अगर किसी समुद्री क्षेत्र में लैंड माइन डले हैं और वो इतने घातक होते हैं कि मतलब अगर किसी समुद्र जहाज से किसी से टकरा जाएं तो वो पूरे जहाज को नष्ट कर सकते हैं, उसे डुबो सकते हैं। तो फिर बीच के रास्ता निकाला गया कि ईरान का ये तर्क था कि साहब हमने डाल तो दिए हैं, पर हमें उसकी जानकारी नहीं है कि वो डले कहाँ हैं, किस पोजीशन में है, क्या है। उन्होंने डाल दिए बस आके कि अमेरिका जो है वो, अमेरिका ने एक प्लान बनाया था कि हम साहब कूच करेंगे, हमारे सैनिक कूच करेंगे, हमारी नेवी आएगी, हम हमें ईरान पर डोमिनेंस करके, और उसको जिस तरीके से उन्होंने वेनेजुएला के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हटाया था, ऐसे ही वो कह रहे थे कि हम सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं उनको मार करके उस देश पे कब्जा करने की उनकी पूरी रणनीति। वो अलग बात है कि वो बाद में फेल हो गई। तो वो उस तरीके से प्लान किया, तो ईरान ने अपने डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में उस स्टेट को ही चोक कर दिया। उसमें क्या डाल दिए, लैंड माइंस डाल दिए। तो एक संस्था काम करती है, वो इस सारी चीजों की निगरानी करती है। जिस संस्था का भी नाम मैंने क्या लिया था आपसे, टीएसएस के नाम से आती है, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम एक चलती है जो कि निर्धारित करती है कि भाई ये रूट सही है समुद्र के लिए या नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो रूट है वो जोखिम भरा है और ये असुरक्षित है। तो सुरक्षित निकासी के लिए दो अस्थायी मार्ग बनाए गए, दो अस्थायी मार्ग। मान लो ये मेन रूट था तो यहां से खोद दिया होगा, यहां से दे दिया होगा कि इन रास्तों से आप निकल जाइए, ये आपके लिए सुरक्षा प्रदान करेंगे। बात समझ में आई? ये चीजें थी। इसके बाद इस निकासी योजना में फंसे हुए सैकड़ों नाविकों की सुरक्षा की घर वापसी सुनिश्चित हो जाएगी। इससे क्या लाभ है? ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो संगठन है आईएमओ, इसके एक्टिव होने से क्या क्या लाभ मिलेगा? तो इससे क्या होगा कि जो भारतीय सैकड़ों हजारों जो हमारे भारतीय नाविक हैं, जो उस पूरे के पूरे, क्योंकि ये मुख्य शिपिंग रूट है, कच्चे तेल का तो 20 से 21% इसी रूट से हमारा आयात या निर्यात होता है। जितने भी हमारी एक्टिविटी होती है, बिजनेस एक्टिविटी होती है, वो इसी रूट से होती है। नेचुरल गैस भी हमारे, अभी नेचुरल गैस की जो शॉर्टेज आई उसमें सबसे बड़ा रोल यही था कि यहाँ पे ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज चोक कर दिया गया था। तो हमारे लिए क्या था कि जो भारतीय फंसे हुए हैं उनकी घर वापसी सुनिश्चित हो पाएगी। अब उनके घर जाने का रास्ता सुलभ हो जाएगा। अब कोई ज्यादा अड़चनें, दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही हैं। बात समझ में आ गई है ना? इस मार्ग के सुचारू होने से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के जो प्राइस हैं वो स्थिर हो जाते हैं। मतलब आप सोचो कि अभी क्रूड ऑयल का जो प्राइस था एकदम हाइप कर रहा था, शेयर मार्केट मुंह के बल औंधा गिर रहा था, अर्थव्यवस्था बिल्कुल एक मान लो कि बहुत बुरी स्थिति से होते हुए गुजरी है अभी। इसका क्या मतलब है कि अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाता है, अगर ये जो हमारे प्लान है ये इम्प्लीमेंट हो जाते हैं सही तरीके से, तो उससे क्या है, शिपिंग की जो आवाजाही है वो सुचारू हो जाती है। और सुचारू रूप से जैसे ही जाने लगती है तो फिर क्या होगा कि वहां पर तेल की प्राइसें जो हैं वो स्थिर हो जाती हैं, और वो भारत की इकोनॉमी के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है ना? अब मैंने पहले ही बता दिया कि 20 से 21%, ये देखो हार्मुज जल डमरू मध्य से 20 से 21% जो वैश्विक तेल है उसकी आपूर्ति होती है। पूरे वर्ल्ड के जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, ये 20 से 30% इसी रूट से गुजरता है। इस पे अगर छोटा बहुत भी इधर उधर हो जाता है तो कई देशों की इकोनॉमी हिल जाती है। बात समझ में आई आपके? तो ये है इसका, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आईएमओ के बारे में हम आपको बता देते हैं, है ना? ये क्या है? यूएन की एक विशेष एजेंसी है जो जहाजों के संरक्षण, किसके लिए? जहाजों के संरक्षण, सुरक्षा और उनकी जो है होने वाले प्रदूषण को ये जांच करती है, मॉनिटर करती है। आईएमओ को मुख्य काम क्या है? जहाजों की सुरक्षा करना। अब जहाज फंसे हैं तो कौन सी बॉडी एक्टिव हो जाएगी? आईएमओ, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन एक्टिव हो जाएगा अगर वहां पर कोई ऐसी एक्टिविटी आ जाए। जब तक तो नहीं आ रही थी। अब ईरान और अमेरिका मान ही नहीं रहे थे एक दूसरे के बारे में। अब जैसी चीजें हुई और सामान्य चीजें हुई, तो सामान्यता कौन सी बॉडी एक्टिव हो जाती है? पूरी दुनिया में जहां भी समुद्र में कोई भी एक्टिविटी होगी, कोई रूट डिस्कशन होगा, जहां पे समुद्र के जो जहाज हैं वो गुजरते होंगे, तो वहां पर इस बॉडी के एक्टिव होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले इसका काम क्या है? तो वो काम है सुरक्षा करना जहाजों की, उन्हें संरक्षण प्रदान करना। और कोई जहाज कोई वाटर पॉल्यूशन तो नहीं कर रहा है, कोई उसमें लीकेज तो नहीं आ रहे हैं, उनमें कोई ऐसी तो नहीं है कि जर्जर शिप चल रही है जो बहुत ज्यादा दिक्कत में है,
और वो समुद्र में रन कर रही है, तो उन सब चीजों की मॉनिटरिंग भी आईएमओ ही करता है। बात समझ में आ गई? इसकी स्थापना कब हुई थी? मैंने पहले बताया था कि 1948 में अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन के रूप में इसकी पहली स्थापना हुई थी, आईएमसीओ के रूप में हुई थी। बाद में इसको क्या कर दिया गया? आईएमओ के रूप में परिवर्तित कर दिया गया 1982 में, है ना। भारत इसमें कब शामिल हुआ था? भारत में इसमें शामिल हुआ था 1959 में। 1959 में भारत इसका सदस्य बनता है और मुख्यालय इसके कहां पर है? तो आप अपने कॉमन सेंस से लगाओ, इसके सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहे होंगे देश उस जमाने में, तो दुनिया भर में नेवी किसकी स्ट्रॉन्ग रही? तो यूरोप से ज्यादा नेवियां बहुत स्ट्रॉन्ग रही उस समय ना। तो इसके मुख्यालय जो हैं यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में इसका मुख्यालय है। ध्यान रखना है इसका, इस तरीके से क्वेश्चन पीटी में डाल देंगे कि आईएमओ में कुछ ऐसा क्वेश्चन करके उसको मॉडिफाई करके उसमें ये पूछ सकते हैं कि मुख्यालय इसके लंदन में है या यूके में है ना। स्टेट पीसीएस में तो सीधा क्वेश्चन बन जाता है इससे, है ना। तो 1959 में भारत शामिल हुआ। इसके मुख्यालय कहाँ पर हैं? तो मुख्यालय है साहब इसके यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में, यूके के लंदन में है। और इसके महत्वपूर्ण 2 संधियां हुई हैं। इस पे विशेष है कि इसमें संधियां कौन-कौन सी हैं। तो संधियां सबसे पहले जो हुई, एक तो हुई सोलार करके एक संधि हुई, जो कब हुई थी? 1974 में हुई थी। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। ये जो सोलार की संधि हुई थी, ये 1974 में हुई थी। और सार की संधि जो है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ मैरीटाइम रिसर्च एंड रेस्क्यू, 1979 में। 2 संधियां इसमें काम करती हैं। 2 संधियां जो हैं संकट में फंसे नाविकों की रक्षा करने के लिए अनिवार्य होती हैं। अभी जैसे कोई हमारे यहाँ नाविक फंसे, ओमान की जो नेवी है उसने तो सहायता की ही है। ये संगठन भी वहां पर एक्टिव था कि अगर कोई मान लो शिप डूब रही है या कोई ऐसी चीजें हो रही हैं, तो ये उसको बचाने का काम भी करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? है ना। स्थापना कब हुई थी? मैं बता रहा हूं 1948 में हुई थी। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो समुद्र में रख रखाव और उनके जो शिप हैं उनकी जिम्मेदारी को लेती है। मार्ग सुचारू रूप से वैश्विक तेलों की कीमतों को स्थिर करता है। और इसमें 1 और 2 मार्ग इसलिए भी बनाए गए हैं कि जो मुख्य मार्ग है वो बंद कर दिया गया है, और तो कुछ इसमें बचा नहीं है ना। अपन ने सारी चीजों से इसको पढ़ लिया है। आगे चलते हैं अपन। अगला जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये मेरा पसंदीदा विशेष है, क्योंकि ये एक तो ये हो गई थी, है ना। अब ये चीज देखो आप क्या है, ये बहुत अच्छी चीज है है ना। फाइबर ऑप्टिकल ड्रोन क्या है? एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया है। जनरली हम जानते हैं कामाकाजी ड्रोन के बारे में सुना है, जैसे सुसाइड ड्रोन बोलते हैं, है ना। कई तरह के ड्रोन हैं जो लोकेशन लेने के लिए जाते हैं। कई ऐसे हैं जो सुसाइड होने के लिए जाते हैं कि उनको सीधा छोड़ दो, वो कहीं ना कहीं वो हिट करके ही आएंगे, वो शहीद होके आएंगे। ठीक है। तो ऐसा ही एक जो ड्रोन अभी नया देखने को मिला, वो कहाँ पर देखने को मिला? फाइबर ऑप्टिकल ड्रोन जो है एक आकस्मिक युद्ध के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। और कहां पे हुआ, कौन सी घटना में हुआ है? तो ये जो आप देख रहे हो ना, इस तरीके से इसमें केबल जाती है और केबल के बाद एक आदमी ऑपरेट करता रहता है। अब इसकी विशेषताएं हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण हो रहा है, भारत इससे क्यों चिंतित है। ये जो ड्रोन है, ये लेबनोन, आपने एक जगह देखी होगी, इजराइल के आसपास में है। जब भी आपने देखा होगा, अभी अभी जब संधि हो रही थी अमेरिका के बीच में, तो इसी बात पे बात बिगड़ रही थी। इजराइल कह रहा था कि हम ईरान के साथ तो भाई पीस डील कर लेंगे, लेकिन लेबनान पे जो हमारे हमले हैं वो जारी रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि हिजबुल्लाह वगैरह वहां पर बहुत सशक्त हैं। अगर उनको मौका मिल गया फिर से अगर रिवाइव करने का, तो इजराइल के लिए वो अंतर, जो उनकी आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा है, उनके जीने मरने का सवाल है। तो वो कहते हैं हम लेबनान को इस पूरी पीस डील में रखते ही नहीं है। और हिजबुल्लाह जो है वो किससे वो समर्थित है? तो वो ईरान समर्थित ग्रुप है, जो काउंटर करता है ईरान का नाम से इजराइल को, किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। बात समझना। मतलब एक तरह का प्रॉक्सी है ईरान का, जो अटैक करता है इजराइल पे, किसके बिहाफ पे? ईरान के बिहाफ पे। बात समझ में आई? ये इसकी पूरी पटकथा है।
उसी का नाम से लेबनान में उन्हीं ग्रुपों ने, जो प्रॉक्सी ग्रुप है, उन ग्रुपों ने अब एक नई टेक्नोलॉजी इजाद करी है और उसमें एक नया जो नाम सामने आ रहा है वो क्या है? फाइबर ऑप्टिकल ड्रोन। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये जो पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है ना, उससे अलग है ये चीज। और कैसे अलग है? ये ईवी प्रणालियों और जैमर्स को चकमा देने में सक्षम साबित हुई है। इस पे न तो जैमर्स का वो चल पाता है, न जीपीएस सिग्नल इस पे चलता है, न रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। अब इन सब चीजों का उपयोग क्यों नहीं होता है? क्योंकि उन्हें जो भी इनपुट चाहिए होते हैं वो काय के माध्यम से जाते हैं? सीधे केबल के माध्यम से जाते हैं। एक विशेष प्रकार का ये फर्स्ट पर्सन व्यू ईपीबी या मानव रहित हवाई वाहन यूएवी है। फाइबर ऑप्टिकल केबल के माध्यम से सीधे ऑपरेशन से जुड़ा होता है। बात समझ में आई जो हम तुम्हें चित्र में दिखा रहे हैं? ये सीधा फाइबर केबल से ही जुड़ा होता है। इसमें क्या है? इसकी प्रणाली है कि इनमें डेटा और वीडियो का आदान प्रदान रेडियो तरंगों की बजाय प्रकाश के स्पंदों के माध्यम से, लाइट पल्सेस के माध्यम से जाती हैं। ये रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी पे नहीं जाती हैं, नहीं तो यहां डिटेक्ट हो जाती। जैमर से हम जैम कर सकते थे। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हम लाइट पल्सेस के माध्यम से इसमें वीडियो और ऑडियो का जो है फॉरवर्डिंग कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये चीज डिटेक्ट नहीं हो पाती है, ना तो जैमर्स के माध्यम से, ना तो जीपीएस के माध्यम से। अब हम करें तो करें क्या साहब? तो इसके लिए हम आगे बताएंगे कि इसमें क्या और चीजें हो सकती हैं, है ना? केबल के भीतर से ही ये सारी चीजें आदान प्रदान करती हैं। और इसका क्या है? प्रारंभ में इसकी क्षमता केवल 5 किलोमीटर की थी, लेकिन आधुनिक तकनीकों की मदद से अब ये क्षमता 20 से 50 किलोमीटर तक इसको इनहेंस कर दिया गया है। भारत के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि हमारे तो दोनों तरफ ऐसे आदमी घुसे हुए हैं। एक तरफ हमारे एक फ्रंट पे पाकिस्तान है, एक फ्रंट पे चाइना है। हम टू फ्रंट पे अपने आप को जूझ रहे हैं आज। और अब तो बांग्लादेश का भी फ्रंट खुलने जा रहा है। तो 3 फ्रंटों पे हमारी ये समझ लो कि कशमकश चल रही है। और भारत को तो इन चीज़ों से पहले ही एक्टिव रहना है। कल के दिन कोई ऐसी घटना हो गई, भगवान ना करे, तो हम क्या करेंगे? हम उससे पहले अपनी तैयारी को दुरुस्त करेंगे ताकि हम पर अटैक ना हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर हमारे पास S-400 सिस्टम नहीं होता, हमारा खुद का इंडिजीनियस आकाश सिस्टम नहीं होता, तो हमारी दिक्कतें और भी बढ़ सकती थी, हमारा नुकसान बहुत सारा हो सकता था। बात समझ में आई? तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या है विशेष? कि ये जो है वो पारंपरिक तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये लाइट पल्सेस के माध्यम से वीडियो और ऑडियो को जो है आदान प्रदान कर रहा है। और ये इसकी क्षमता कितनी है? तो 20 से 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, जो कि बहुत ज्यादा हो जाती है। हमारे बॉर्डर पे कोई केबल लेके बैठ गया, आप सोचो, ड्रोन उड़ा रहा है, और इसकी वीडियो उससे बेहतर है, क्योंकि इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। केबल से हम इसको सिग्नल दे रहे हैं, केबल में ही जाके इसके वीडियो शूट होके अंदर से आ जाने हैं। बात समझ में आ रही है? तो फाइबर ऑप्टिकल ड्रोनों की रणनीति का लाभ यह है कि फाइबर ऑप्टिकल ड्रोन में केवल केबल के जरिए सिग्नल के कारण इन पर किसी भी एंटी ड्रोन जैमर का असर नहीं होता है। कई बार ड्रोन आते हैं तो हम क्या लगा देते हैं? जैमर लगा देते हैं। तो उनमें जो सिग्नल भेजने वाली मशीन है वो जाम हो जाती है, तो वो ड्रोन क्या हो जाते हैं? कई बार आपने देखा होगा, कई ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो चलते हैं कि वो ड्रोन नीचे गिर जाते हैं, जैसे पंछियों में जान न बची हो, वो सीधे नीचे आके गिर जाते हैं। इसके साथ ये दिक्कत नहीं है। इसके साथ जो इसको दम भरने की चीजें हैं, वो केबल के माध्यम से इसको ना पीछे से न्यूट्रिशन मिल रहा है कि साहब तुम जाओ जहां तक तुम्हें उड़ना है ना? तो इस पर एंटी ड्रोन जैमर का कोई असर नहीं होता है। हवा में कोई रेडियो तरंग उत्सर्जित ना हो, दुश्मन के रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टरों को इन ड्रोन के ऑपरेटर का पता लगाना असंभव है। अब जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, अब चूंकि ये तो रेडियो फ्रिक्वेंसी उत्पन्न ही नहीं करता है, क्योंकि इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी तो चल ही नहीं रहा है। ये चल किससे रहा है? लाइट पल्सेस से। तो इसमें क्या होता है, जब रेडियो तरंगें नहीं उत्पन्न हो रही हैं, तो हम जीपीएस या सिग्नल जैमर से इसको डिटेक्ट कर नहीं पा रहे हैं। और जब डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए मतलब ऐसा ही है कि भाई अब ये अमर होके आ गया है। बात समझ रहे हो? ये नया वर्जन है किसी चीज का, तो ये अमर होके आ गया, इसने वो पी लिया है, अमृत पी लिया है। ऐसा नहीं है। का भी काम होता है, जब कोई ऐसी चीज हो जाती है तो हर चीज का आविष्कार का, अगर आविष्कार हो रहा है, उसका विनाश भी संभव है। उसके बारे में हमें समझना है। ऑपरेटर को बिना किसी लैग के, यानी कि बिना किसी डिले के, बिल्कुल स्पष्ट और
हाई रिज़ॉल्यूशन वीडियो फीड मिलती है इससे। अब आप सोचो कितनी बड़ी बात है। अगर इंडिया इस चीज़ को अपने उसमें वो कर ले है, इम्प्लीमेंट कर ले, अपने उसमें इसको बेड़े में शामिल कर ले, अगर हम इस टेक्नोलॉजी को इजाद कर सकते हैं, सोचो कितनी बड़ी हमारी कामयाबी होगी। हमारे तो दोनों बॉर्डर ही इस तरीके से लगे हैं। हम किसी जगह रखे हैं, सोचो वहाँ पर अपने टैंकर लगा के बैठा है पाकिस्तान और वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। हमारे पास एक्यूरेट वो वीडियो और हाई रेजोल्यूशन वीडियो मिलेंगे। हम 50 किलोमीटर में हम क्या कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं केबल लगा के। चारों तरफ हमने लगा दिए, 50-100 ड्रोन इधर भेज दिए, 4 50-60 ड्रोन इधर भेज दिए और हम वहां से क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वीडियो, ऑडियो, फोटो सब कुछ शूट कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई दुश्मन की, हम बाद में उन पे ब्रह्मोस से हमला कर सकते हैं। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हम हमला कर सकते हैं, अपना प्लान बना सकते हैं। आज का जो बैटलफील्ड है उसमें कभी भी आदमी ज़्यादा इंडल्ज नहीं होते हैं, ज़्यादा वहाँ पर उनकी तुम्हें भूमिका दिखेगी नहीं। सारा का सारा जो वॉरफेयर है वो कैसा हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया है और उसमें लोगों की ज़्यादा भूमिकाएँ नहीं रह गई हैं और अब तो और यूएवी की ओर लोग बढ़ रहे हैं, इसमें आदमी की कोई भूमिका नहीं है। सुसाइड ड्रोन ज़्यादातर अभी भारत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इटली ने इसने क्या नाम है, टर्की ने पाकिस्तान को बहुत सारे ऐसे ड्रोन दिए, सुसाइड ड्रोन उनके पास बहुत सारे होते हैं। अभी यूक्रेन ने जब यहाँ पे हमला किया था रसिया के ऊपर, उसमें बहुत सारे ऐसे ड्रोन थे, सुसाइड बॉम्बर थे, सुसाइड ड्रोनर थे, जो सुसाइड मतलब उनका काम ही यही है कि हमें टारगेट हिट करना है खाली। हम चले जाएँगे, वो उड़ते रहेंगे 8-10 घंटे ऐसे उड़ते रहेंगे, लगेगा पक्षी है और जाके जब उन्हें लगेगा कि हाँ, अब यहाँ पे चीज़ें अपने आप वो टारगेट लॉक करते हैं। मतलब वो उनमें सेल्फ कमांड सिस्टम चालू रहता है, जिससे वो ये देख पाते हैं, उनकी प्रोग्रामें इस तरीके से होती है कि अगर उन्हें लगता है कि ये चीज़ खतरा पैदा कर रही है, तो वो उसको टारगेट लेके और उसको खुद ही शूट कर देते हैं। किसी कमांड की उनमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है? लेकिन उन सब में क्या चीज़ है? वो सब रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करते हैं, ये नहीं करता है। वो सब क्या है, जीपीएस से चलते हैं, ये नहीं चलता है। इसके लिए क्या है, वो उन सब में जैमर जो है वो काम कर जाते हैं। इस वाले ड्रोन में ये सारी सुविधाएँ नहीं हैं, इसलिए ये भारत के लिए ज़्यादा कंसर्न है। तो भारत इसको खुद वो कर ले, लेकिन दिक्कत ये है कि हम इसको बना लें, लेकिन बचाव तंत्र भी तो हमारे पास हो। हम सेल्फ डिफेंस भी तो करें। अगर हमारे ऊपर कोई गोली से हमला करे तो गोली सबसे पहले बचने की उपाय ढूँढेंगे, फिर हमला करने का उपाय भी ढूँढ लेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो 2 चीज़ें हैं कि इसमें जैमर काम नहीं करते हैं, है ना? ऑपरेटर को बिना किसी डिले के बिल्कुल स्पष्ट हाई रेज़ोल्यूशन वीडियो मिल जाते हैं, है ना? इसकी सीमाएँ क्या हैं? इसमें दिक्कतें क्या हैं? इसमें दिक्कतें आप समझ रहे होंगे। एक तो केबल लगी है इसके साथ ऑप्टिकल, तो वो क्या है, वो वज़नी है। तो इसमें क्या है, जैसे ही कोई ड्रोन लेके जाएगा तो उसके ऊपर एक अतिरिक्त भार लगा हुआ है। तो जो नॉर्मल ड्रोन की जो कैपेसिटी है, जैसे कई ड्रोन 50-50, 100-100, 200-200, 300-300 किलोमीटर तक चले जाते हैं, इसके साथ वो सुविधा इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसका बैटरी बैकअप कम हो जाता है जहाँ से उड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर एक अतिरिक्त प्रेशर इसकी केबल का लगता है। बात ठीक है, तो इसका बैटरी बैकअप थोड़ा-सा डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक वज़नी केबल लगी हुई है। दूसरी चीज़ है इसकी कि उड़ान के दौरान केबल टूटने का खतरा है। मान लो किसी पेड़ से टकरा गई, किसी ऊँची बिल्डिंग से टकरा गई, तो वहाँ पर केबल को टूटने का खतरा है। तीसरी चीज़ क्या है कि केबल अगर टूटेगी या किसी ने इसको शूट किया और शूट करने के दौरान जो केबल है वो जली, जलने के बाद क्या होगा? हार्मफुल गैसें उत्सर्जित होंगी क्योंकि वो केबल लगी हुई है उसमें। हार्मफुल गैसेज़ उत्पन्न होंगी तो उससे क्या होगा? हमारा जो है पॉल्यूशन बढ़ जाएगा और पॉल्यूशन चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, कई तरह के पॉल्यूशन इससे फैलने की संभावना है। तो इसकी ये सीमाएँ भी हैं, है ना? तेज हवा, भारी बारिश या किसी चक्रवात इस तरह की स्थिति में इसको ऑपरेट करना उतना ईज़ी है नहीं, क्योंकि एक तो ये 4-5 पंखुड़ियों से खुद चल रहा है संतुलन बना के, ऊपर से इसके ऊपर केबल लगी है, छोटा-सा भी हवा का झोंका इसको डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीज़ें इसके साथ सीमाएँ भी जुड़ी हैं, लेकिन इसके क्या हैं, भारत के साथ इसकी क्या दिक्कतें हैं कि भारत के साथ चाइना और पाकिस्तान की सीमाएँ लगती हैं। तो हमें इस खतरे से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं हम? लेज़र वेपन का उपयोग कर सकते हैं। मान लो ये समस्या है,
तो उसके समाधान के रूप में हम क्या लिखेंगे कि हम लेजर वेपन का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। काइनेटिक इंटरसेप्शन प्रणालियों को आवश्यकता के हिसाब से उनमें और अच्छे चेंज करके इसको हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं। काइनेटिक जो एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो इसमें भी लग रही होगी, निकल ही रही होगी, ठीक है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोनों को रियल टाइम ट्रैक करके इंफ्रारेड, इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रोल ऑप्टिक एवं एडवांस रडार सिस्टम का विकास कर सकते हैं। अगर कम ऊंचाई पर उड़ रहे हैं तो हम अपने रडार सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, जिससे हम इसको क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकें और इसको फिर शूट डाउन कर सकें, है ना। भारत अपने लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हमारे पास कौन कौन से हैं मुख्यतः, एक तो प्रचंड है। लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर क्या होते हैं, हल्के हेलीकॉप्टर जिनमें बहुत सी, जैसे अब देखे होंगे आपने उसके बारे में, जैसे प्रचंड को हम देखते हैं कभी भी डिफेंस की अगर कोई ऐसी वो लगी हो, फेयर लगी हो, तो वहां देखने जाना आप। प्रचंड हमारे यहाँ है, तेजस हमारे यहाँ है, तेजस का बहुत बेहतरीन का नाम से परफॉर्मेंस है हमारी का नाम से सेनाओं में। तो हमारे यहाँ प्रचंड हो गया, तेजस हो गया, ये लाइट कम्बैक्ट जो हेलीकॉप्टर हैं ये अपनी बंदूकों से या गोलियों से उसको शूट डाउन आसानी से कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया, है ना। और इसको हम थोड़ा सा, अब इसका एक बोर्ड देख लीजिए, बहुस्तरीय वायु रक्षा, उन्नत सेंसर, एआई आधारित पहचान प्रणाली और स्वदेशी नवाचार से ही भारत इन उभरते खतरों का मुकाबला प्रभावी ढंग से कर सकता है। इस पे अपन को क्या लिखना है, 500 शब्द का एक पूरा का पूरा ऐसे लिख देना है, ठीक है। बहुस्तरीय वायु सुरक्षा, उन्नत सेंसर, एआई आधारित पहचान प्रणाली और स्वदेशी नवाचार से ही भारत इन उभरते हुए खतरों का मुकाबला प्रभावी ढंग से कर सकता है। बात समझ में आ गई। ये सारी चीजें आपको दूसरे टॉपिक से ये क्वेश्चन लेना है, बाद में मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपसे, है ना। तीसरा टॉपिक पे आ जाते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा किससे रिलेटेड है, भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से जो हमारा वो है तीसरा टॉपिक, आर्थिक जो पेपर 3 में होता है, उससे सबसे पहले क्या था, जो हमारा नेट एफडीआई है वो कितना पहुंच गया है, 6.6 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया है। अभी भारतीय जो अर्थव्यवस्था जिस दौर से गुजर रही थी दोस्त, एक कहानी बता रहा हूं आपको, कहानी नहीं है सच्चाई है, कि जिस दौर से अभी भारतीय अर्थव्यवस्था गुजरी है, अगर हमारे जो एनआरआई नहीं होते, हमारा जो इंडियन डायस्पोरा नहीं होता, तो भारत को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है ना। और हमारा जो नेट एफडीआई है, यानी भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, वो कितना पहुंच गया है, 6.6 बिलियन डॉलर। तो 2021-22 में कितना था, 2%, 2 बिलियन डॉलर था। 2022-23 में कितना हुआ, 2.7 बिलियन डॉलर था। और जो 23-24 में कितने बिलियन डॉलर पे पहुंच गया, 2.8 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया। ये कोरोना का समय है, कोरोना के बाद का समय है। 24-25 में ये 3.9 बिलियन डॉलर पे था, और आज अप्रैल 26 में एक आया कि इसमें इतना बूम देखने को मिल रहा है, ये 6.6 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है हमारा नेट एफडीआई। बात समझ में आई है। हाल ही में भारतीय रिजर्व द्वारा जारी की गई नवीनतम जो हमारे आंकड़े आए हैं ना, उसमें इसमें 2026 अप्रैल में ये एक बेंचमार्क हमने हासिल किया है, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा संकेत माना जा रहा है। यह आंकड़ा पिछले लगभग 5 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शा रहा है। ध्यान रखना, लोग कह रहे हैं कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर भाग रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर भाग नहीं रहे हैं। एक रिपोर्ट आई थी अभी कि जापान का जो का नाम से इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टर बैंक हैं, वो भारत में एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ सोच रहे हैं, और आने वाले 5 से 10 सालों में वो बिलियन डॉलर नहीं ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाले हैं भारत के अंदर। और आपको एक सच्चाई शायद पता हो या ना पता हो, चाइना को चाइना बनाने में अमेरिका का हाथ जितना था उतना था, लेकिन जापान का हाथ उससे ज्यादा था। जापान का हाथ इतना बड़ा था अमेरिका को चाइना को चाइना बनाने में। जापान के जो मुख्य बैंक थे, जो इन्वेस्टमेंट बैंक थे, जो मुख्य बैंकर थे वहां के, जो मुख्य इन्वेस्टर थे, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर
चाइना को दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाइना में किया, क्योंकि वो उस समय दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था हो रही थी और आज वही संभावना भारत की अर्थव्यवस्था में दुनिया को दिख रही है। उसी का परिणाम है कि 2026 अप्रैल में भारत के रिजर्व बैंक ने जब ये आंकड़े प्रस्तुत किए तो ये आंकड़े हिला देने वाले हैं। 6.6 बिलियन डॉलर हमारे पास नेट एफडीआई अभी आया है। बात समझ में आई? अब लोग कहते हैं कि क्या बदल रहा है? देखो, आंकड़े केवल नहीं बता रहे हैं, चीजें हैं, बहुत सी चीजें गलत हैं, उनको हम सुधार करेंगे, लेकिन जो अच्छा है उसका डंका भी पिटना चाहिए दुनिया में। हमने जो अच्छा किया, हमने जो अचीवमेंट की, उसके लिए तारीफ बनती है। गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बिल्ड किया, जिस तरीके से चीजें उनको आगे लेके गए, उसके लिए उनकी तारीफ, उन्हें शुभकामनाएं, है ना? तो ये बहुत अच्छा बेंचमार्क है हमारे लिए, है ना? जो कि क्या दर्शा रहा है? बढ़ते हुए भरोसे को दर्शा रहा है। सबसे अच्छी डेस्टिनेशन मानी जा रही है इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया, है ना? वो एक डायलॉग था हर्षद मेहता की, अगर पिक्चर नहीं देखी तो देखना। वो कहते हैं कि क्या, किस पे लगाएं दाव? तो बोले इंडिया पे लगाओ। क्यों? बोले इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। तो हमारा भाव अभी चल रहा है, बहुत बढ़ने वाला है, और बढ़े हम चाहते हैं, इतनी बोली लग जाए हमारी कि दुनिया उसको पे ही ना कर पाए। ठीक है? तो ग्रॉस इनफ्लो, भारत में आने वाले कुल विदेशी निवेश कितने हैं? वो 65% की भारी वृद्धि हो रही है उनमें। जो विदेशी निवेश हमारे पास आ रहा है, इसमें ग्रॉस इनफ्लो में, वो कितना है? 65% है। आप देखो ना, ये 2% था, ये क्या है? 6.6% हुआ है। 6.6 बिलियन डॉलर हुआ है, माफ करिएगा, है ना? तो कितने परसेंट की ग्रोथ हो रही है? भारी भारी वृद्धि हो रही है। कितने की? 65% की। वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद भारत की मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियाद और स्थिर विकास दर ने निवेशकों को आकर्षित किया है। आप सोचिए कि दुनिया पूरी इस समय अनसर्टेनिटी की ओर बढ़ रही है, उसमें भी अगर 6.6 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं मैं, तो ये दर्शाता है कि भारत कितना स्थिर देश है। भारत से लेकर दुनिया क्या अपेक्षाएं रख रही है, भारत को किस नजर से देख रही है आज दुनिया। ठीक है? ये तो मतलब वो चीज है ना जो हम बता सकते हैं। भाषणबाजी हम कुछ भी कर सकते हैं कि देश में ये नहीं चल रहा है, वो नहीं, ये चल रहा है, ये हो चुका है। ये हो चुका है तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। भारत में वर्तमान प्रत्यक्ष विदेश निवेश क्या है? एफडीआई क्या है? पूरी तरह से क्या है? प्रतिबंधित है। एफडीआई क्या है? पूरी तरह से प्रत्यक्ष जो विदेशी एफडीआई है, यानी फॉरेन हमारी जो फंडिंग है, वो पूरी तरह से क्या है? प्रतिबंधित है। कौन कौन सी हैं उसमें? लॉटरी व्यवसाय, जुआ और सट्टाबाजी, चिट फंड, निधि कंपनी, रियल एस्टेट या प्रमोट व्यवसाय, जैसे सट्टा रियल एस्टेट व्यवसाय में। हालांकि टाउनशिप, सड़कों, पुलों आदि के निर्माण में एफडीआई की अनुमति है। सड़कें वगैरह बन रही है ना, उनमें एफडीआई हम ले लेते हैं। लेकिन जो हमने आपको दिखाई लॉटरी व्यवसाय है, ये हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ उसमें विदेशी फंडिंग अलाउ नहीं है, जुआ और सट्टेबाजी में नहीं है ना? तो ये सारी चीजों में हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अनुमति नहीं है। किन किन चीजों में है? टाउनशिप बिल्ड कर लो, आप सड़कें बिल्ड कर लो, पुलों आदि का निर्माण कर लो, है ना? मेट्रो वगैरह का निर्माण कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा लो पैसा, जैसे जापान हमारे यहाँ करता है। वो कहाँ करता है? इन सारे प्रोजेक्ट्स में करता है। सट्टेबाजी में नहीं करेगा, कहीं दिखेगा नहीं आपको, है ना? तंबाकू या तंबाकू के विकल्पों से सिगार, चेरोट, सिगरालोस या सिगरेट का निर्माण, इनमें भी कभी नहीं कर देखा होगा आपने कोई विदेशी फंडिंग आ रही है, एफडीआई आ रही है। सोचो आप, कितनी बड़ी मुसीबत हो जाए। हमारे यहाँ दाने दाने में केसर का दम, जो दम भरने वाले हैं वो मुंबई में रहते हैं, है ना? उनको सोचो कितनी बड़ी वो हो जाएगा, इनकम हो जाएगा अगर एफडीआई इसमें अनुमति दे दी। वो दाने दाने में केसर की दम की जगह वो कह देंगे कि दाने दाने में सोने का दम, मोती का दम, डायमंड का दम। पैसा जैसा जैसे मिल जाएगा उनको, वो उस तरीके से उसको प्रमोट करने लग जाएंगे। गुटखा बेचने के लिए सोचो, हमारे यहाँ शाहरुख खान आता है, देश का सुपरस्टार गुटखा बेच रहा है, बॉलीवुड के सुपरस्टार गुटखा बेचे जा रहे हैं, और हम कहते हैं कि हम उन्हीं की राह पर हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि जिनको आप अपना बहुत बड़ा आइडियल मानते हैं, वो बेच क्या रहे हैं।
उनकी औकात क्या है? तो ये आपको सोचना पड़ेगा। और मैं औकात आदमी की इस बात से नहीं डिसाइड करता हूँ कि वो कितना पैसे वाला है। समाज के लिए नैतिक व्यक्ति कितना है, वो किन चीज़ों की अपने मूल्यों को कहाँ गिरवी रख देता है। अगर वो नहीं रखता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा उच्च व्यक्ति है, उच्च आदर्शों का है, वो भले ही चाहे भिखारी क्यों ना हो। बात समझ में आ रही है आपकी? तो ये चीज़ थी। अब इसमें मोटी-मोटी बातें जो हम आपको बता ही चुके हैं कि $6.6 बिलियन हो गया है, जो कि पिछले 5 वर्षों में उच्चतम स्तर पे था। मुख्य कारण क्या है इसमें? भारत की मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियाद और ग्रॉस इन्फ्लो में 65% की वृद्धि हुई है। ये जो है ये कोर है हमारा, क्योंकि हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, आर्थिक बुनियादी ऐसे ढांचे बनाए, जिससे लोग हमारी अर्थव्यवस्था की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और स्रोत क्या है इसका? तो आरबीआई की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो मई की 2026 की जो रिपोर्ट है, उसके आधार पर हमने अप्रैल तक का ये डाटा आपके सामने रखा। एफडीआई कहाँ-कहाँ हमारा प्रतिबंधित है? तो लॉटरी व्यवसाय में, जुआ में, चिटफंड में, निधि कंपनी में, रियल एस्टेट में, तंबाकू उत्पादों में, इस जगह हम कोई भी एफडीआई स्वीकार नहीं करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहीं भी यहाँ स्वीकार नहीं है। बात समझ में आ गई आपके? और इससे क्या होगा? हमारी आर्थिक जो विकास है, हम क्यों सोच रहे हैं इतने दिनों से, आप सोचो ऑपरेशन सिंदूर को हम पॉज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते वहाँ का जब क्या नाम से जो जो सो कॉल्ड उनके फिर मालसा हैं, वो क्या कहते हैं कि जो भारत है वो मर्सिडीज़ है और हम जो हैं वो खटारा टार हैं। तो ये अपन को सोचना पड़ेगा कि अपनी मर्सिडीज़ उस खटारा टार से न टकरा जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई अगला कीचड़ में सना हुआ आ रहा है, हमें बचना है उस आदमी से, ये हमारा बड़कपन है। अगर हम जाके उससे भिड़ जाएँगे तो वो तो ये चाहता ही है कि हम उससे भिड़ें, ताकि हमारा ये जो ग्रोथ का इंजन है वो रुक जाए और हम भी उन्हीं की तरह अपना कटोरा बजाने चालू कर दें। तो हमने बड़ी मुश्किलों से हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चों सँभाल के। मेरे बच्चों, आपको ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि हमारे देश के लिए क्या ज़रूरी है, उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है। इसीलिए हम इस चीज़ को पढ़ा भी रहे हैं, ताकि तुम्हें भी कुछ चीज़ें वो हो जाएँ। अब आते हैं चौथे और हमारा जो अंतिम सेगमेंट होगा उसकी ओर चलते हैं, है ना? वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? वो पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा हुआ है और इसके बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं, है ना? भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी है, जो शायद आपको अभी हाल ही के समाचार पत्रों में मिली होगी। तो उन्होंने जो पश्चिमी घाट था हमारा, पश्चिमी घाट कौन-सा है? ये देखो इधर से गुजरात से और जो तमिलनाडु, केरल तक नीचे तक आता है, ये हमारा पश्चिमी घाट है। और वो जो हमारा सुंदरबन का इलाका है, वो कौन-सा घाट बोलते हैं हम उसको? वो पूर्वी घाट का है। अब एक छोट मोटी-मोटी बात कि यहाँ की जो नदियाँ इस तरफ जाती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं, उधर की जो नदियाँ हैं, वो डेल्टा बनाती हैं। तो ये जो पश्चिमी घाट है, ये पूरा 56,825 वर्ग किलोमीटर का है। इसको गवर्नमेंट ने क्या किया है? पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया है। ईएसए बोलते हैं उसको, है ना? क्या बोलते हैं? ईएसए। तो ये इसका एक मसौदा तैयार किया गया है, जिसको हमें लग रहा है कि वो अंतिम रूप देने के मूड में है। इसके तहत गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पर्यावरण संरक्षण के कड़े कानूनी उपाय लागू किए जाएँगे। अभी क्या है कि कोई भी कुछ भी तरीके से चीज़ें हो जा रही हैं। तो अगर ये चीज़ घोषित हो गई, ये मसौदा जो बना है अगर ये लागू हो जाता है, तो इससे जो गोवा में हो रहा है, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य जो राज्य हैं, उनमें पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कानून बन जाएँगे, वो बहुत कड़े कानून बन जाएँगे। जिससे क्या होगा? हमारी जैव विविधता जो है वो बरकरार बनी रहेगी। कई आजकल कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्मगलिंग वगैरह हो जाती हैं, हमारे जंगलों से, हमारे जो वहाँ की नदियाँ हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सैंड माफिया, लैंड माफिया, बहुत सी देश में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो चलती हैं। लेकिन अगर इस तरीके की चीज़ें मसौदा जो है वो अगर मूर्त रूप ले लेता है, तो उसके बाद से जो पर्यावरण संरक्षण के कानून हैं, उनमें बहुत ज़्यादा धार आ जाएगी। और जिससे क्या होगा? ये सारी गतिविधियाँ जो इल्लीगल चलती हैं देश में, वो उन पे एक बहुत तगड़े तरीके से क्रैकडाउन या लगाम लगने का काम हो जाएगा। तो पश्चिमी घाट का भौगोलिक एवं पारिस्थितिक महत्व क्या है? यह पर्वत श्रृंखला भारत के 6 राज्यों में, 6 राज्यों में कौन-कौन से हैं? तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं गुजरात,
महाराष्ट्र, गोवा, कौन कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और कौन सा है? तमिलनाडु। ये 6 राज्य जो हैं क्रम से जो चलते हैं, इनके लिए लगभग 1500 से 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैली है, जो पश्चिमी घाट की हमारी लंबाई है ना? यह विश्व में 8 सबसे प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट, जो हॉटस्पॉट है हमारे यहाँ, हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, उनमें से एक है। और उसमें कौन कौन सी चीजें हैं? यह गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी, पेरियार जैसी प्रायद्वीपीय भारत की 12मासी नदियों का उद्गम स्थल है। कौन कौन सी नदियों का उद्गम स्थल है? ये अगर ये चीज मसौदा है तो इससे बहुत सी चीजें रिलेटेड जो है पूछ सकते हैं वो हमसे। और रिवर सिस्टम है आपके, जो है इसका पारिस्थितिकी तंत्र से बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो उसमें कौन कौन सी नदियां हैं? गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेरियार है, इनका उद्गम स्थल है। यह घाट दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं को रोककर पूरे भारतीय उपद्वीप में वर्षा पैटर्न को नियंत्रित करता है। अब सोचो कितना महत्वपूर्ण है ये। अगर ये ना हो तो हो सकता है को 4 महीने बारिश ही बनी रहे, 4 महीने सूखा ही पड़ जाए। तो ये क्या करता है? उन सारी चीजों का संतुलन पैदा करता है। कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। नदियों से हम वो सैंड उठा लेते हैं। सोचो वो नदियां कितनी चीजों को मैनेज कर रही हैं। हमें नहीं पता, बस हमें इस चीज से मतलब है कि हम कंक्रीट के जंगल कैसे तैयार करें, उसमें मकराना की मार्बल कैसे लगा लें, ताकि हम दिख सकें सोसाइटी में कि हमारा स्टेटस क्या है। आपका स्टेटस उस दिन खत्म हो जाता है दोस्त, जिस दिन आप अपने नेचर से दूर चले जाते हैं। आप नेचुरल हवाओं से अपने यहाँ पेड़ काट कर और अपने बालकनी में मनी प्लांट का पेड़ उगा लेते हैं और अपने आप को स्टेटस सिंबल में सबसे योग्य मानने लग जाते हैं। आपका स्टेटस उसी दिन खत्म हो जाता है। मेरी नजर में आप जीरो हो जाते हैं। आप सोचिए कि आपने एक बहुत बड़े वृक्ष को काटा। कहानी इसलिए बता रहा हूं मैं कि आजकल दुनिया में यही चल रहा है कि हम अपने वृक्ष को काटकर मिनी प्लांट से हम ऑक्सीजन की अपेक्षा रख रहे हैं। तो आपसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं है और आप अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानते हैं। जितनी बड़ी कुर्सी हो जाती है, बुद्धि उतनी ही कम हो जाती है। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, ठीक है? तो इसका क्या है? ये मानसूनी दक्षिण पश्चिम में जो मानसून है उसकी हवाओं को कंट्रोल करता है, जिससे जो हमारी बारिश का पैटर्न है वो संतुलित हो जाता है। उसको तरीके से मतलब वो अपना संतुलन के तरीके से कि भाई एक तरीके से अगर बारिश का मौसम है तो ही बारिश है ना? ये नहीं है कि 12 महीने में कभी बारिश ही आ जाती है। तो इन चीज़ों का बहुत महत्व बढ़ जाता है, ठीक है? पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से 2 कमेटियों की सिफारिश महत्वपूर्ण हो जाती है। ये आपका इम्पोर्टेंट वो है, ये ज्योग्राफी से भी है। और ये जो सिफारिशें पहले पश्चिमी घाट के रूप में की गई थी, तो सबसे पहले कौन सी थी? वो थी गाडगिल बनाम कस्तूरी रंगन समिति की दृष्टिकोण से। ये रहा कि दृष्टिकोण क्या था कि पर्यावरण केंद्रित और अत्यधिक सख्त जो है इको सेंट्रिक जो है वो उन्होंने वो बनाई थी, पॉलिसीज बनाई थी। पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन भी बनाया था कस्तूरी रंगन ने। गॉडगिल क्या कहते थे कि क्रैक डाउन बिल्कुल डेफिनेट करो, बिल्कुल तरीके से करो, एकदम क्रैक डाउन कर दो, कोई भी वहां पे ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो और कस्तूरी रंगन समिति क्या कहती है? अब ये भी समझ लो कि गॉडगिल समिति जो बनी वो 2011 में बनी, और कस्तूरी रंगन समिति जो इसके लिए बनी वो कब बनी? 2013 में बनी। तो गॉडगिल साहब क्या कहते हैं कि भाई कोई भी काम करो बिल्कुल इंकलाब के हिसाब से करो, रातों रात चमत्कार चाहिए। कस्तूरी रंगन साहब कहते थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुको, चमत्कार होगा लेकिन थोड़ा पेशेंसली, धीमे धीमे होगा। क्योंकि जो गॉडगिल साहब हैं वो एनडीए के घटक हैं और ये जो है वो यूपीए के घटक है। आप समझ रहे हो ना? दोनों में यही अंतर है। दोनों का नेचर ऑफ वर्क करने का काम ऐसा ही है। वो थोड़ा शांत व्यक्ति हैं, ठीक है, हो जाएगा, तरीके से हो जाएगा, है ना? पूरे पश्चिमी घाट को ईएसए घोषित करने की सिफारिश की इन्होंने। किसने? गॉडगिल साहब ने। प्रस्ताव क्षेत्र क्या था? पूरा पश्चिमी क्षेत्र। और जो कस्तूरी रंगन समिति थी उसने केवल 37% क्षेत्र, लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर को ईएसए घोषित करने का सुझाव दिया था। क्योंकि उदारवादी थे। वो कौन थे? धर्मदलवादी थे, धर्मदलवादी थे। तो दोनों की सिफारिशों में आपको धरती आसमान का अंतर भी मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो मोटी मोटी चीजें देख लो आप, जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि केंद्र सरकार ने पश्चिमी घाट के 56,825.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ईएसए के रूप में अधिसूचित करने के लिए छठी बार मसौदा अधिसूचना जारी। अब सोचो 5 बार नहीं, छठवीं बार ये मसौदा तैयार हो रहा है। और ये होता है कि कार्य प्रगति पर है और रुकावट के लिए हमें खेद है। बोर्ड इसी तरीके से लगा है, 5 बार ये बोर्ड लग चुका है कि कार्य प्रगति पर है, रुकावट के लिए हमें खेद है। तो गौडगल साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा गर्म दलवादी नेता हैं, तो वो अपनी सिफारिशें जो रखेंगे तो आप देखोगे कि उनकी सिफारिशों में आपको सीधा लगेगा कि रातों रात तलवार की दम पे क्रांति चाहिए हमें, ये पूरा का पूरा पश्चिमी क्षेत्र जो है वो क्या घोषित कर दो, ईएसए क्षेत्र जो है वो घोषित कर दो। लेकिन कस्तूरी रंगन साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, पूरा नहीं करना है, 37% क्षेत्र को ही इसमें डाल दीजिएगा, उतने में काम चल जाएगा। बाकी जो हमारे बालू माफिया हैं, लैंड माफिया हैं, स्टोन माफिया हैं, उनका भी तो घर है। आखिर सरकार का एक लक्ष्य सबका साथ सबका विकास करना भी तो है। 2013 के बाद उन्होंने इस तरीके की ये अपनी संस्तुति दी, इस तरीके की सिफारिशें करी और उसके बाद सरकार ने छठी बार फिर से मसौदा तैयार किया है। प्रस्तावित ईएसए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली निम्नलिखित गतिविधियों को रोक लगाने का प्रस्ताव है। किस चीज का? नए थर्मल पावर प्लांट नहीं लग सकते अगर ईएसए घोषित हो गया। सोचो आप, इकोनॉमिक गतिविधियां तो प्रभावित होंगी। तो कस्तूरी रंगन साहब कह रहे हैं कि नहीं, विकास भी चलना चाहिए और साथ में हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि अगर सोचो हमने इकट्ठा ऐसा क्रैक डाउन कर दिया तो क्या क्या चीजें, खनन बंद हो जाएगी, ये तो अच्छी चीज है। उत्खनन बंद हो जाएगा, जो हम कह रहे हैं बालू माफिया वगैरह सब कटोरा लेके रोड पर आ जाएंगे। नए थर्मल पावर प्लांट जो हैं वो लगना बंद हो जाएंगे, जिससे वातावरण में जो वो फैल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। लेकिन उससे हमारी क्या चीजें, हमारे जो प्रोडक्शन क्षमता होगी उस पर प्रभाव आएगा, बिल्कुल आएगा। वो भी तो हमारी विकास से जुड़ा हुआ चीजें हैं। रेड कैटेगरी के उद्योग जिनसे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है उनके ऊपर एकदम रोक लग जाएगी, वहां पर कोई संभावनाएं नहीं है कि वो पनप पाए। बात ठीक है। तो दोनों लोगों की आपने विचारधाराएं सुन ली, अब थोड़ा सा हमारा विचार और सुन लीजिए आप, है ना। अब इसमें एक 500 शब्द का एक बढ़िया सा ऐसे लिख के दिखाओ कि पश्चिमी घाट भारत की प्राकृतिक धरोहर है। ये तो कोई इनकार नहीं करेगा, है ना। तो ये जो सेंटेंस है कि पश्चिमी घाट भारत की प्राकृतिक धरोहर है, इसके संरक्षण से ही जल, जंगल, जम और जलवायु सुरक्षित रहेंगे। इसके ऊपर आपको 500 शब्दों का एक बेहतरीन ऐसे अपना फ्रेम करना है और आप कितने एंगल से किस किस तरीके से सोच सकते हैं वो सारे एंगल इसमें डालने हैं। बात समझ में आ गई? ये चीज हो गई, आज आपके पूरे टॉपिक कंप्लीट हो गए। आप थोड़ा क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन को आपकी तरफ से बेहतरीन सजा के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन जो हमने पढ़ाया था आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं, है ना। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और केवल कोई भी नहीं। कि आईएमओ समुद्री संगठन द्वारा निकासी योजना, है ना। हाल ही में चर्चा में रही यातायात पृथक्करण योजना का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? समुद्री डाकुओं की पहचान करना। टीएसएस का क्या काम था? बताया था मैंने, टक्करों को रोकना, यातायात को सुव्यवस्थित ढंग से संचालन करना, तेल रिसाव की निगरानी करना। नहीं था। तेल रिसाव की निगरानी कौन करता? वो आईएमओ करता है। टीएसएस क्या करता है कि कोई एक दूसरे के ऊपर टकरा ना जाए, इसकी व्यवस्था कौन करता है? तो ईएसओ का नाम से टीएसएस करता है। ईईजेड को परिभाषित करना, तो आपको पता होगा, जो मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है वो आपके सामने है, आप इसका आंसर दीजिए। भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर सही युग्म चुने। स्टेट ऑफ हार्मूज, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, बाब अल मंडेब, लाल सागर और अदन की खाड़ी, मलक्का, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। उत्तर क्या है? सभी तीन जो सही सुमेलित हैं वो तीनों के तीनों हैं। क्योंकि यहां पर जो आपको वो दिख रहा था वो अंडमान का नाम से, सॉरी अंडमान नहीं, जो का नाम से गल्फ की जो वो थी, पर्शियन गल्फ था, और यहाँ पर स्टेट ऑफ हर्मुज। ये चीजें तीनों के तीनों जो सुमेलित हैं। सुरक्षित निकासी, वैश्विक तेल आपूर्ति की स्थिरता और भारतीय नाविकों पर घर वापसी को सुनिश्चित करना, ये इसके वो थे। इसका हेडक्वार्टर भी हमने लिखा है यहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है।
स्थापना 1948 में है, भारत 1959 में इसका सदस्य बना था, जो मोटी-मोटी बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पश्चिमी घाट के बारे में देखिए आप कि पश्चिमी घाट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका विस्तार केवल 5 राज्यों में है, नहीं है 6 का बताया था। कस्तूरी रंगन समिति ने पूरे पश्चिमी घाट को ये ऐसे घोषित करने की नहीं, वो तो नरम दल वाले थे। वो कह रहे थे इसका केवल 37% भाग से ही काम चल जाएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, बिल्कुल सही है ये, है ना। तो गौडगल समिति और का नाम से कस्तूरी रंगन समिति के बारे में फिर से यहाँ पे हमने कंपैरिजन करके दिखाया है आपको, तो एक बार आपको इसको देख लेना है। बात समझ में आई। इसके लागू होते ही क्या चीजें बंद हो जाएंगी, खनन बंद हो जाएगा, उत्खनन बंद हो जाएगा, रेत खनन बंद हो जाएगा और रेड कैटेगरी के उद्योगों की स्थापना बिल्कुल वर्जित हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो आप, फाइबर ऑप्टिकल ड्रोन असममित युद्ध के बारे में हमने क्या बताया था आपको कि फाइबर ऑप्टिकल ड्रोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही क्या है कि पूरी तरह फाइबर ऑप्टिकल केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं, प्रकाश के स्पंदनों के कारण इन पर जैमर्स का असर नहीं होता है और रेडियो सिग्नल ना उत्सर्जित करने के ऑपरेटर की लोकेशन का पता लगाना असंभव है। ये तीनों के तीनों जो हमने बताई थी चीजें वो इस क्वेश्चन में डाल दी गई हैं, ठीक है। तो विशेषताएं क्या है कि रेडियो तरंगों या जीपीएस पर निर्भरता नहीं है, जैमर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सुरक्षित हैं, ऑपरेटर की लोकेशन कहाँ छिपी रहती किसी को पता नहीं लगता, असीमित युद्ध में प्रभावी हथियार हैं ये। आप देखिए कि अच्छा खासा युद्ध चल रहा हो और आप ऑप्टिकल जो ड्रोन है, फाइबर ड्रोन है, उनको आप यूज कर लीजिए, तो वहां पर आपको बहुत सी चीजें इसके लाभ हमें मिल सकते हैं। बात समझ में आ गई। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 की रिपोर्ट आई है, सोफिया 2026 रिपोर्ट के बारे में क्या सही है। यह आईएमओ द्वारा जारी की जाती है। जलीय कृषि और उत्पादन पकड़ी जाने वाली मात स्थिति के से अधिक हो गया है। यह सतत मत्स्य स्टॉक में लगातार सुधार हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। भारत की स्थिति के बारे में क्या सही है। जलीय कृषि में विश्व में पहला स्थान है, अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में पहला स्थान है या शीर्ष 5 देशों में शामिल है। इन सब चीजों के बारे में आप पता लगा लीजिए, बात हमने कर रखी है। आप थोड़ा सा एक चीज और जो हमने अभी डिस्कस करी कि अप्रैल 2026 में भारत का नेट एफडीआई बढ़कर 6.6 बिलियन डॉलर हो गया है, जो पिछले 5 वर्षों में कहां पर है, अपने उच्चतम स्तर पर है। ये क्वेश्चन हमने बनाया कि भारत में विकास क्षेत्र में एफडीआई पूरी तरह प्रतिबंधित है किन किन चीजों में, लॉटरी में, चिट फंड में, निधि कंपनी में, सिगार और सिगरेट निर्माण में नहीं था, गुटखा में था, ठीक है, टाउनशिप और सड़कों में, सिगार और सिगरेट में भी था और टाउनशिप और सड़कों में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आज की क्लास यहीं तक होती है, कल फिर मिलते हैं नए सेगमेंट के साथ, नई चीजों के साथ आपके साथ हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।